अमीर सहेली लाई गरीब काली बेटी के लिए अमीर रिश्ता। माँ, मैं क्या पहनूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। गुलाबी सूट या पीला सूट? अरे तू ये सब छोड़, लड़के वालों के आने में बस 2 ही घंटे हैं। जल्दी से ये उपटन लगा ले, तेरे चेहरे पर निखार आ जाएगा। इसको लगाने के बाद भी माँ, मैं काली की काली ही रहूंगी। कहीं फिर से ये रिश्ता भी तो लड़के वाले ठुकरा नहीं देंगे मेरी काली सूरत की वजह से? अरे पागल, तू ऐसा क्यों सोचती है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी जैसी लड़कियों की क्या शादी नहीं होती? सबकी शादी हो जाती है बेटा एक दिन। चल जा, तैयार हो और गुलाबी सूट पहनना। ठीक है माँ। इतना कहते ही सलोनी उपटन लगाकर तैयार हो जाती है। फिर खुद को आईने में देखती है। आज थोड़े प्यार और नजाकत से बोलूंगी। सुनिए, नमस्ते। नमस्ते माँ जी, ये चाय समोसे लीजिए ना। हाय, मुझे तो शर्म आ रही है बहुत। बेटी बाहर आ जा, लड़के वाले आ गए। इतने में गरीब सोमिया लड़के वालों का स्वागत करती है और सलोनी चाय नाश्ता लेकर आती है। नमस्ते जी, नमस्ते। ये लीजिए चाय नाश्ता। सविता जी, ये मेरी बेटी सलोनी है। थोड़ा रंग दबा हुआ है पर दिल की बहुत अच्छी है। सर्वगुण संपन्न है। अब कढ़ाई बुनाई कुछ भी करवा लो, सब कर लेती है। ओहो माँ, ये तो बहुत काली है। नहीं माँ, इतनी काली लड़की से शादी नहीं कर सकता। जरा देखिए तो इसको, ये तो गोरिल्ला जैसी है। वही तो, मैं भी ऐसी काली लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। जगत में मुझे अपनी थूथू थोड़ी करवानी है। अरे बहन जी, केतन बेटा, एक बार मेरी बेटी से बात करके तो देखो। तन तो मिट्टी का बना है, लेकिन मेरी बेटी का मन बड़ा साफ और चंचल है। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर अपना रिश्ता ही नहीं छोड़ना। चलो माँ, यहाँ से चलो। तभी केतन और उसकी माँ सलोनी की काली सूरत देखकर रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं, जिस बात से दोनों माँ बेटी बहुत रोती हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ? हे भोलेनाथ, अभी तक मेरी बेटी का रिश्ता नहीं जुड़ा। क्या कालेपन की वजह से मेरी बेटी कुंवारी रहेगी? लगता है माँ, हमेशा मेरे साथ यही होगा, इसीलिए अब मैं जीना नहीं चाहती। ऐसा कहकर सलोनी रसोई में जाकर खुद का नस काटने वाली होती है। तभी सोमिया चाकू फेंक कर थप्पड़ मारती है। पागल है क्या तू? पता है तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन? खबरदार, आज के बाद ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तेरी शादी जरूर करवाऊंगी बेटा। हाँ माँ, माफ कर दीजिए माँ, पर मैं क्या करती? आपको भी तो मैं एक तरह से परेशान ही कर रही हूँ। कोई मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता। चल, अब ये सारी बात भूल जा। मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिला दूं। फिर सोमिया अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाती है। दरअसल पति के बिना सोमिया अकेली अपनी बेटी को संघर्ष करके गरीबी में पाल रही थी। बहुत मेहनत से दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करके उसने अपनी बेटी को पढ़ाया है। साथ ही घर के काम, कढ़ाई बुनाई भी सिखा दिया। पर सलोनी की एबिलिटी से उसे एमएनसी कंपनी में जॉब मिल गई। वहां भी कुछ एम्प्लॉय उसके कालेपन का मजाक उड़ाते थे, जिसे वो नजरअंदाज करती थी। ऐसे ही एक सुबह सलोनी को ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। अच्छा मम्मा, चलती हूँ, ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। बेटा ध्यान से जाना। इतना कहकर सलोनी ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे बस नहीं मिलती तो वो पैदल जाती है कि रोड क्रॉस करते वक्त शोभित नाम का लड़का थोड़ा सा कार से टक्कर मार देता है। तभी शोभित कार से निकलकर उसकी हेल्प करता है। सॉरी, आप ठीक तो है ना? क्या ठीक हूँ? आपको ठीक से कार चलाना नहीं आता? आप चलाते क्यों हैं? आई एम रियली सॉरी, जानबूझकर नहीं किया था। आपके हाथ में लगी तो नहीं ज्यादा? मैं आपको ड्रॉप कर दूं? ओफो, कितना बोलते हैं। एक साथ इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दूं मैं? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ऊपर से आपने और गिरा दिया। मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर सलोनी ऑफिस चली जाती है। वहीं शोभित भी उसी ऑफिस में पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसका ही ऑफिस था, लेकिन बड़ा भाई ऋषभ संभाल रहा था। थैंक गॉड पहुंच गई। मैडम, आपको ऋषभ सर केबिन में बुला रहे हैं। ये सुनकर डरती हुई सलोनी केबिन में जाती है, जहां वो शोभित को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। फिर ऋषभ उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। वक्त गुजरता है। अक्सर ऑफिस में शोभित और सलोनी की मुलाकात होती रहती थी। कभी लिफ्ट में साथ अटक जाती तो कभी सलोनी के गिरने पर शोभित उसे संभाल लेता था। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से थोड़ा प्यार हो जाता है, पर इसका एहसास दोनों को ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर सोमिया शाम के समय बाजार में सब्जी लेने जाती है तो एक चोर भाग कर जाते समय उसे धक्का दे देता है।
जिससे सौम्या सब्जी समेत जमीन पर गिर जाती है। तभी त्रिशा नाम की एक हम उम्र औरत उसे उठाती है। बहन जी, आप ठीक तो हैं? ये लीजिए आपकी सब्जी। आवाज तो बड़ी जानी पहचानी लग रही है। तुम त्रिशा हो ना, एसकेवी स्कूल में पढ़ने वाली गौरी शर्मा अंकल की बेटी? हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुम सौम्या तो नहीं हो? वही जिसके साथ मैं शाम को पार्क में जाती थी और भुट्टा खाती थी। अरे हाँ हाँ पागल, तू तो मेरे बचपन की दोस्त निकली। कैसी है तू? अभी तक बुढ़िया नहीं हुई, जवान की जवान दिख रही है। हाँ वो तो है। तूने क्यों अपने सर के बाल पका लिए? और ये अपनी क्या हालत बना रखी है तूने? तेरी बेटी और भाई साहब ठीक हैं? वो अब दुनिया में नहीं रहे, तो मैंने अकेले ही सलोनी को पालकर बड़ा किया। बस उसकी शादी की फिक्र है। क्या हुआ, मुझे सब कुछ सही से बता। अपने घर लेकर चल। ड्राइवर, गाड़ी लेकर आओ इधर। तभी बचपन की बूढ़ी सहेलियां कार में बैठकर सौम्या के घर पहुंचती हैं, जहां शाम में उसकी खातिरदारी करती है और अपनी बेटी की सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर त्रिशा सोच में पड़ जाती है। अरे पागल, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा काम के सिलसिले में लगा है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है, तो मैं सोच रही हूँ शोभित और सलोनी की हम शादी कर देते हैं। पर अगर तेरे बेटे ने मेरी बेटी को देखकर मना कर दिया तो चिंता मत कर। मैंने अपने दोनों बेटों को बड़े संस्कार से पाल पोस कर बड़ा किया है। अगले हफ्ते अपने बेटे को तेरे घर लेकर आती हूँ, तो चिंता मत कर। सलोनी ही मेरे घर की बहू बनेगी। त्रिशा की बात सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अगले ही हफ्ते अमीर सहेली अपने बेटे को गरीब सहेली के घर लाती है, जहाँ एक बार फिर शोभित और सलोनी एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, ये आपकी फ्रेंड की बेटी है? हाँ बेटा, तुम दोनों का रिश्ता तय कर रहे हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अगर चाहो तो जाकर अकेले में बात कर सकते हो। ये सुनकर दोनों अकेले में बात करते हैं। मैं नहीं जानती थी कि हम दोनों की माँ आपस में बेस्ट फ्रेंड होंगी। क्या आप मुझे सी काली लड़की से शादी करना चाहते हैं? सच कहूँ तो हाँ, क्योंकि थोड़े दिनों में मैं तुम्हारी स्वभाव को जान चुका हूँ। इसीलिए मेरे लिए रूप मैटर नहीं करता, तुम्हारा दिल मैटर करता है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। ये सुनकर शोभित सलोनी को गले लगा लेता है। फिर वो अपने घर वालों को बता देते हैं और दोनों सहेलियां अगले महीने ही अपने बच्चों की शादी धूमधाम से कर देती हैं। मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तूने मेरी बेटी को अपनाकर बहुत बड़ा एहसान किया है और हमारी दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल गई। अरे पागल, ऐसा मत बोल और खुशी के मौके पर आंसू भी मत बहा। तेरी बेटी अब से मेरी बेटी है। विदाई का समय हो गया है। फिर रोते हुए सलोनी अपनी माँ के गले लगकर विदा रहती है और ससुराल में आती है, जहाँ बहुत अच्छी तरीके से उस पर फूल बरसाकर त्रिशा उसका गृह प्रवेश करती है। कुछ ही दिन में सलोनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है। खाना अच्छा बनाने के बाद त्रिशा उसे अपनी पुश्तैनी हार देकर माथे पर चूमती है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। तू मेरी सहेली की बेटी है। तू प्यारी बच्ची है। बदनसीब है वो लोग जिन्होंने तुझे तेरे रंग की वजह से ठुकरा दिया। हीरे की पहचान हर कोई नहीं कर पाता ना। बहुत बड़ी बात कह दी माँ जी आपने। इस तरह गरीब सहेली की काली बेटी की शादी उसकी अमीर सहेली के बेटे से हो जाती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। कॉलेज के गेट के आगे एक महंगी सी गाड़ी आकर रुकती है और अमीर तारा हाथों में चाबी घुमाते हुए कॉलेज के अंदर आती है, जहां कॉलेज का बिगड़ेल लड़का रोमिल उसे छेड़ते हुए कहता है, "हे हॉटी, दिस फ्लावर इज फॉर यू।" रोमिल, तारा का टेस्ट इतना भी गंदा नहीं जो वो तुझ जैसे को मुंह लगाए। और वैसे भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मुझे भी तो बताओ आखिर कौन है वो। वेट एंड वॉच। ये कहकर तारा रोमिल के हाथों से फ्लावर बुके छीन गरीब सांझ को प्रपोज करती है। आई एम इन लव विथ यू सांझ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये देखकर रोमिल पूरे कॉलेज के सामने सांझ की बहुत बेइज्जती करता है। तारा, पूरे कॉलेज में प्यार करने के लिए तुम्हें बस यही गरीब फटीचर मिला था? अरे हम में क्या कमी थी? ये सुनकर सांझ गुस्से से रोमिल का कॉलर पकड़कर कहता है, "बस रोमिल, अब अगर मेरी तारा के लिए एक और लफ्ज भी निकाला ना, तेरी जान ले लूंगा मैं। तारा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।" दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और तारा सांझ से शादी करके अपने पति के पास आती है। डैडी, ये सांझ है। हम दोनों ने शादी कर ली है। हेलो सनिल्ला। अरे भाई, दूर क्यों खड़े हो?
गले लगो, आज से तुम रंजीत राय के दामाद हो। डैडी मुझे तो लगा था कि आप मुझसे गुस्सा होंगे, मगर आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। आई लव यू डैडी। लव यू माई प्रिंसेस। जाओ अपने ससुराल जाओ और खुश रहो। अगर कभी भी किसी तरह से तुम्हें कोई भी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बताना। तारा अपने पति सांझ के साथ ससुराल चली जाती है और मोना कहती है, आपने तारा को रोका क्यों नहीं? हमारी बच्ची उन गरीबों के घर में कैसे रहेगी? मोना, तारा के अंदर अभी जवानी का खून है। आजकल के बच्चों को तुम जितना रोकोगी वो उतनी ही अपनी जिद करते हैं। मुझे पता है कि मुझे अपनी बेटी को कैसे वापस लाना है। तारा के ससुराल पहुंचते ही उसकी गरीब सास उसका स्वागत करती है। हाँ तारा बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। हमारे महल में तुम्हारा स्वागत है। मम्मी जी, ये टूटा फूटा घर आपको कहाँ से महल नजर आ रहा है? मैं बहुत थक गई हूँ। सांझ, मेरा बेडरूम कहाँ है? चलिए तारा भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आती हूँ। वहीं रुक जाओ। मैंने तुम्हें कहा क्या कि तुम मुझे मेरे कमरे में छोड़ो? फिर क्यों जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही हो? मैं अपने पति सांझ के साथ कमरे में चली जाऊंगी। सांझ बेटा, तू बहू को कमरे में ले जा। बेचारे गरीब ससुराल वाले सांझ की खुशी के लिए अमीर तारा का घमंडी बर्ताव भी चुपचाप सह लेते हैं। वहीं तारा के कमरे में आते ही बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे कुछ ही देर में छत कच्ची होने के कारण जगह जगह से बारिश का पानी घर में टपकने लगता है। इस बारिश को भी आज हमारी सुहागरात के दिन ही होना है। एक तो ना इस कमरे में एक एसी है और ना ही कोई इंटीरियर, ऊपर से ये बारिश। दिस इज टू मच। तारा, तुम्हें पता है तुम गुस्से में और भी ज्यादा सुंदर लगती हो। मैंने अपने लिए एक और जॉब देख ली है। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊंगा। ट्रस्ट मी। सांझ तारा को मना लेता है। अगली सुबह सांझ जल्दी दफ्तर चला जाता है। तभी नीतू चाय लेकर तारा के पास आती है। गुड मॉर्निंग तारा भाभी, चाय लाई हूँ, पी लीजिए। जैसे ही तारा चाय की एक सिप पीती है तो गुस्से से उसे थूक देती है। याक, व्हाट द हेल इज दिस? नीतू, कितनी बकवास चाय बनाई है तुमने। दूध तो है ही नहीं इसमें, एकदम पतला पानी है। मैं प्योर दूध की चाय पीती हूँ। जाओ जाकर मेरे लिए दूसरी चाय बनाओ। थोड़ी देर में नीतू तारा को चाय बनाकर लाकर देती है और सुबह कुछ साड़ी लेकर तारा के पास आती है। तारा बहू, ये कुछ साड़ियाँ हैं। वैसे तो इसे तेरी ननद की शादियों के लिए खरीदा था, मगर ये तू ले ले। सॉरी मम्मी जी, बट मुझे सस्ती चीजों का शौक नहीं, और मुझे ना सस्ते कपड़ों से एलर्जी हो जाती है। वो क्या है ना, डैडी के घर पर मैंने हमेशा से मॉल्स के महंगे कपड़े पहने हैं। मैं डैडी से मंगवा लूंगी। तारा अपने अमीर पिता के पैसों का घमंड दिखाते हुए उसे फोन लगाती है। हेलो डैडी, प्लीज मेरी ड्रेस डिजाइनर को मेरे ससुराल भेज देना, जल्दी से जल्दी। ओके तारा, मैं अभी तुम्हारी ड्रेस डिजाइनर को तुम्हारे ससुराल भेज देता हूँ। थोड़ी ही देर में तारा के ससुराल एक महंगी ड्रेस डिजाइनर आती है। आओ आओ मलाइका। हेलो तारा मैम, ये लीजिए, मैं आपकी पसंद की ड्रेसेस ले आई हूँ। यू लाइक इट? ऑफ कोर्स मलाइका, आई लाइक इट। मैम, जल्दी से 5 लाख रुपए पे कर दीजिए ड्रेसेस के। आई एम सॉरी मलाइका, मेरे ससुराल वाले बहुत ही गरीब है, इसलिए डैडी तुम्हें पैसे दे देंगे। तुम जाओ। एक बार फिर से तारा अपनी अमीरी के दिखावे में अपने गरीब ससुराल वालों की बेइज्जती करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अमीर घर से होने के कारण तारा अपने ससुराल में कोई भी काम नहीं करती थी। मम्मी जी, खाना बन गया? मुझे भूख लगी है। हाँ बहू, खाना बन गया, ले खा ले। ये क्या मम्मी जी, आपको पता है ना मुझे ये घास फूस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आपने यही बनाया। तो बहू, मैं और दूसरा क्या बनाती? घर में कोई दूसरी सब्जी नहीं थी। वो तो बारिश में आंगन की मिट्टी में ये साग उगा था, उसे ही बना दिया। भाभी, बस आज के लिए खा लीजिए। नो वे, घास फूस तुम गरीब लोग ही खाओ, मैं डैडी से पैसे मांग लूंगी। तारा अपने पिता से पैसे मांगती है और बारिश में ऑनलाइन पिज्जा बर्गर ऑर्डर करके मंगवाती है। वहीं गरीबी के मारे उसके ससुराल वाले रूखा सूखा खाकर रह जाते हैं। तभी एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है, जिसके बाद रंजीत तारा के ससुराल आता है। डैडी, आप मेरे घर। आइए। नमस्ते समधी जी, बैठिए ना। जी हाँ। डैडी, इसमें क्या है? पहली बार बेटी के ससुराल आया हूँ, खाली हाथ कैसे आता। ये सब तुम्हारी और तुम्हारे ससुराल वालों के लिए गिफ्ट्स हैं। तभी तारा की गरीब सास व ननद उसके पिता को नाश्ता कराती हैं, मगर बारिश के कारण रंजीत के सामने घर की छत टपकने लगती है, जिसके बाद रंजीत अपनी जेब से चेक निकालकर हरि गोविंद को देता है।
हरि गोविंद जी, ये चेक लीजिए और इस टूटे फूटे मड़ई को तोड़कर एक अच्छा सा घर बनवाइए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को ऐसे बारिश में परेशान नहीं देख सकता। तारा की तरह रंजीत भी पैसे का घमंड दिखाकर चला जाता है। तभी दरवाजे पर खड़ा सांझ सब कुछ सुन लेता है और चेक फाड़ कर फेंक देता है। तारा, समझा देना अपने डैडी को, या आज के बाद मेरे घर ना आए। सांझ का गुस्सा देखकर तारा कुछ नहीं बोलती, मगर कुछ ही दिनों बाद रंजीत तारा और सांझ को पार्टी में इनवाइट करता है। सांझ, कल डैडी ने घर पर सक्सेस पार्टी रखी है, वो चाहते हैं हम भी वहाँ चलें। नहीं तारा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरे बाबूजी की बेइज्जती की है। सांझ बेटा, तेरे बाबूजी चाहते हैं कि तू जा मेरे लिए। अपने पिता के कहने पर सांझ जाने के लिए मान जाता है। सांझ, डैडी ने हमारे लिए ड्रेस भेजी है, तुम कल ये सूट पहनना। देखो तारा, मैं जैसा हूं ना वैसे ही जाऊंगा, मुझे इन सब की आदत नहीं है। ऐसा बोलकर सांझ पुराना सा शर्ट पैंट पहनकर पार्टी में आ जाता है, जहां बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन आए होते हैं। मिस्टर रंजीत रॉय, ये तो आपका दामाद है ना? आपने तो बताया था कि वो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, मगर शक्ल से तो चपरासी लग रहा है। तारा, मैंने सूट बूट झक मारने के लिए भेजा था क्या? हा? जो ये मामूली सा गरीबों वाला पैंट शर्ट पहनकर चला आया। हा? लेकर जाओ इसे यहाँ से, हम जैसे अमीरों में ये उठने बैठने लायक नहीं है। चलो सांझ। घर आकर तारा सांझ पर बहुत चिल्लाती है। मिल गई तुम्हें खुशी मेरे डैडी की इंसल्ट करा के। अगर तुम डैडी का दिए ड्रेस पहन लेते तो आज पार्टी में उनकी बेइज्जती नहीं होती। उनके साथ साथ तुमने मेरी भी इंसल्ट की है सांझ। अगर मेरे साथ चलकर तुम्हारी इतनी इंसल्ट होती है तो क्यों किया तुमने मुझसे शादी? तारा, मैंने क्या तुमसे जबरदस्ती की थी? मैं गरीब हूं मगर अपनी मेहनत का खाता हूं, किसी की दी हुई भीख मुझे पसंद नहीं है। तुमने मेरे गरीब माँ बाप और मेरी बहन की बेइज्जती की है, मैंने सह लिया। हर बार अपने पिता को पैसों के लिए फोन करती हो क्योंकि तुमने मुझे लायक नहीं समझा मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा। अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो मेरे घर में एडजस्ट करती, यूं हर बार हर चीज के लिए अपने डैडी को फोन नहीं करती। मैं इतनी मेहनत किस लिए कर रहा हूं? सिर्फ तुम्हारे लिए, मगर तुम बस मुझे बदलना चाहती हो। प्यार वो नहीं है जो आपको बदले, बल्कि प्यार वो है जो आप जैसे भी हो वैसे ही आपको अपना ले। सांझ की बात सुनकर तारा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो सांझ, मेरी गलती है। सासू माँ, ससुर जी, आप तीनों भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपने किए का पछतावा है। मुझे बस आप सब चाहिए और कुछ नहीं। तारा के माफी मांगने पर उसके गरीब ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं। वहीं तारा खुद को बदलकर एक अच्छी बहू की तरह अपने गरीब ससुराल में खुद को एडजस्ट करके कम में भी खुश रहने लगती है।